UFC 288 में होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप चार्ल्स ओलिवेरा और बेनियल डारियूश के बीच में। ये को मेन इवेंट होने वाला है UFC 288 के इवेंट का, और ये फाइट को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो भी इस फाइट को जीतेगा, बेनियल डारियूश जीते या चार्ल्स ओलिवेरा जीते, वो कंटेंट करेगा टाइटल के लिए लाइट वेट डिवीजन में। इस्लाम मकाशेव को अगला चैंपियनशिप के लिए चैलेंज वही फाइटर करने वाला है जो इस फाइट को जीतेगा। तो इसी के बारे में बात कर रहे थे, फाइट के बारे में, जो रोगन अपने पॉडकास्ट पे, और उन्होंने उसमें अपने पॉडकास्ट में ये एक्सप्लेन करा कि कैसे चार्ल्स ओलिवेरा एक ग्रेटेस्ट चैंपियन बना, और उनके हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियंस एवर है। तो जो भी आप सब में से चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट फैन है, आप सब डेफिनेटली फाइट फैन उनके बने होंगे जब उन्होंने वो टाइटल जीता था, माइकल चैंडलर को नॉकआउट करा, फिर उनको सबमिट करा, फिर डस्टिन पोरियर को सबमिट करा, फिर जस्टिन गैची से इतनी स्पेक्टेकुलर तरीके से फाइट करी। तो डेफिनेटली ये टाइटल रन जो था चार्ल्स ओलिवेरा का एकदम गोल्डन माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर टाइटल रन था जो पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला UFC के। लेकिन हमेशा से चार्ल्स ओलिवेरा की जो कहानी थी वो इतनी गोल्डन, इतनी स्पेक्टेकुलर नहीं रही। जो रोगन ने भी अपने इस पॉडकास्ट में यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। हम सबको पता है, देखिए चार्ल्स ओलिवेरा, देखिए मैं ऑनेस्ट रहूँगा, मुझे चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। भले मैं UFC पिछले 7-8 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन मैं चार्ल्स ओलिवेरा को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता नहीं था। 1-2 बार इसकी फ़ाइट्स देखी थी प्रीलिम्स वगैरह में, लेकिन मैं जैसे एक नॉर्मल के प्रीलिम्स के फाइटर्स को जैसे अभी हम इग्नोर करते हैं, वैसे ही चार्ल्स ओलिवेरा को हम सब भी इग्नोर करते थे। हम सबको भी ज़्यादा नहीं पता था चार्ल्स ओलिवेरा के बाद, क्योंकि देखिए फाइट्स की परफॉर्मेंसेस पहले नहीं आती थी चार्ल्स ओलिवेरा की उतनी। हमने देखा था बहुत सारे फाइटर्स के साथ इनको मौका दिया गया था, लेकिन हमेशा से चार्ल्स ओलिवेरा का ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। हमेशा से चार्ल्स ओलिवेरा कभी फाइट्स जीतते थे, कभी हारते थे, कभी जीतते थे, कभी हारते थे। एक ऑन ऑफ सिचुएशन चलते रहता था उनके कैरियर में, और इसी के कारण बहुत सारे फाइटर्स, और अभी भी बहुत सारे फाइटर्स चार्ल्स ओलिवेरा को एज अ क्विटर टर्म करते हैं कि वो क्विट कर देते थे अपने मैचेस में। हमने देखा था 2 बार ऐसा इंस्टेंसेस हुआ है चार्ल्स ओलिवेरा के कैरियर में जहां पे उन्होंने आगे फाइट करने से मना कर दिया है। एक बार तब हुआ था जब उन्होंने मैक्स हॉलोवे को फाइट करा था, तब उनके कॉलर में यहाँ पर इंजरी आ गई थी जिसके कारण उन्होंने फाइट स्टॉप करने के लिए बोल दिया गया था। और एक बार तब हुआ था जब पॉल फेल्डर के साथ उनकी फाइट हुई थी, और उस फाइट में उन्होंने स्ट्राइक्स पे टैप आउट कर दिया था। मतलब जब तक उनको स्ट्राइक्स पड़ी थी उसके बाद ही उन्होंने मना कर दिया था फाइट करने से आगे। ये कुछ इंस्टेंसेस थे चार्ल्स ओलिवेरा के कैरियर में जिसके कारण लोग उनको ये बोलने लग गए थे कि ये क्विटर है, ये फाइटर उतना ज़्यादा केपेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को डिफाई करा और चैंपियनशिप बने। इनफैक्ट जस्टिन गैची ने भी अपनी ये फाइट के बिल्डअप में, ट्रैश टॉकिंग में काफ़ी बार चार्ल्स ओलिवेरा को बोला था कि वो क्विटर हैं, क्विट कर देंगे इस फाइट में भी। लेकिन हमने देखा कि फाइट में क्या हश्र करा उन्होंने जस्टिन गैची का। तो डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने आप को प्रूव करा, और अभी भी हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम मकाशेव के साथ फाइट में हारे और उसके बाद उन्होंने सबमिशन करा वहाँ पे, तो अब वापस से बहुत सारे हेटर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग वापस से डाउट करने लग गए हैं चार्ल्स ओलिवेरा। और देखिए मैं यहाँ पर इस्लाम मकाशेव से कुछ भी डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग लेवल का फाइटर है। हम डेफिनेटली कह सकते हैं दागिस्तान से जो फाइटर्स आते हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे है, उनका एक डिफरेंट कैलिबर है। वो बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं, उन पे वो सारी चीज़ें पहले से थी। उनके पास एक अच्छा मेंटर था, हबीब के फादर, हम सबको पता है, एक बहुत ही अच्छे कोच है, वर्ल्ड के रिनाउंड कोच थे जिन्होंने सबको ट्रेन करा, हबीब को ट्रेन करा, इस्लाम मकाशेव को ट्रेन करा, और बचपन से इनको साथ में रखा, इनको एक इन्वायरमेंट दिया गया। लेकिन ये सेम चीज़ें चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ये चीज़ें नहीं थी। चार्ल्स ओलिवेरा को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई गई थी पहले से ही। उनका कैरियर एक बिल्कुल डिफरेंट पाथ से आया था। कि बहुत सारे फैंस जिनको चार्ल्स ओलिवेरा के ज़्यादा पता नहीं है, वो ये सारी चीज़ें दलीलें देंगे कि चार्ल्स ओलिवेरा की ने तो इतनी सारी फाइट्स हारी हैं, 9 लॉसेज है चार्ल्स ओलिवेरा के रिकॉर्ड पे। तो डेफिनेटली देखने की ये 9 लॉसेज तो हैं, लेकिन हम सबको एक चीज़ देखने वाली होगी, चार्ल्स ओलिवेरा UFC में फाइट कब से कर रहा है। देखिए 9 UFC लॉसेज बहुत बड़ी बात होती है अपने रिकॉर्ड में, लेकिन हमें यहाँ पर साथ ही साथ एक और चीज़ कंसिडर करनी होगी कि चार्ल्स ओलिवेरा स्टार्टिंग से UFC में ही फाइट कर रहा है। उसका डेब्यू UFC के अंदर ही हुआ था 2010 में, और 2010 आज से 13-14 साल पहले की बात है। और हम सब समझ सकते हैं, देखिए 2010 के अराउंड मैं खुद 7-8 साल का रहा हूँगा, 8-9 साल मेरी एज हुई होगी उस टाइम पे 2010 में। और उस समय चार्ल्स ओलिवेरा फाइट कर रहे थे UFC के लेवल के फाइटर से, और उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था। और ये देखिए कि UFC के लेवल के फाइटर्स में मैं फाइट करने की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि जैसे कि आज के फाइटर्स, नए नए UFC के फाइटर्स चेरी पिक करते हैं अपोनेंट को, जैसे पैडी पिमलेट सिर्फ ईजी फाइट्स लेता है, हार्ड फाइट्स नहीं लेता है। हम सब देख सकते हैं वहाँ पर उस टाइम पे
भी यूएफसी में चार्ल्स ओलिवेरा सबसे टफेस्ट फाइट चूज़ कर रहा था, जबकि वो एक यंग लड़का था, ब्राज़ील से आया हुआ, ज़्यादा कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं, ना कोई हाई लेवल कोचेज़, ना कोई हाई लेवल न्यूट्रिशनिस्ट, ना कोई हाई लेवल ट्रेनिंग पार्टनर, लेकिन फिर भी वो यूएफसी की टफेस्ट फाइट ले रहा था। डोनाल्ड सेरोनी से फाइट कर रहा था, कब स्वानसन से फाइट कर रहा था, उस समय के लेजेंड से फाइट कर रहा था और उनसे हार रहा था, उनसे जीत रहा था, कभी मैचेस को जीत रहा था, कभी मैचेस को हार रहा था। तो ये सारी लॉसेज में कोई भी शर्म की बात नहीं है कि इतनी सारे लॉसेज है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हाई लेवल फाइटर से आप फाइट करोगे जो कि उनके प्राइम में है। देख सकते हैं, देखिए एमएमए एक ऐसा फाइटर का गेम है जहाँ पर एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और एक यंग चार्ल्स ओलिवेरा जो कि 2010-12 में फाइट कर रहा था इतने हाई लेवल फाइटर से, उन सब के सामने इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, फाइट एक्सपीरियंस नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, अच्छी कोचिंग नहीं थी। देखिए एक कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सबके फाइटर के लाइफ के लिए, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको कब क्या करना है, क्या रिस्क लेना है, क्या टाइमिंग करनी है, किस टाइमिंग से आपको पंचेस थ्रो करने हैं, किस फाइटर के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। और उस समय यूएफसी का सीन उतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं हो रखा था यूएफसी में, ब्राज़ील में, तो ये सारी चीज़ें की, ये सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी यूएफसी के चार्ल्स ओलिवेरा के पास। और देखिए 10 साल अंदर उन्होंने सब कुछ खुद से सीखा है, लॉसेस से खुद से सीखा, सारे अपने लॉसेस से खुद को रिकवर करा, खुद से सारी चीज़ों का नोट्स लिया और खुद को रिकवर करके वापस से अपने आप को एक अच्छा फाइटर बना के, अपने आप को एक वेल राउंडेड फाइटर बना के ये स्विच करा और अपने आप को वापस से एक मिक्स में लेके आए, लाइट वेट डिवीज़न में लेके आए, सही तरीके से अपने कैरियर को शेप करा। फिर उसके बाद वो चैम्पियनशिप की तरफ गए, इतनी लंबी विन स्ट्रीक जो उनकी थी, 11 फाइट विन स्ट्रीक, 12 फाइट विन स्ट्रीक थी, वो तक अचीव करी उन्होंने लाइट वेट डिवीज़न में। उसके बाद चैम्पियन बने, इतना स्पेक्टेकुलर लर्न करा। तो डेफिनेटली इस बंदे को हम डाउट नहीं कर सकते। और आजकल के जो फाइटर्स, जो नए नए फैंस आए हैं जो कि डाउट कर रहे हैं इस चार्ल्स ओलिवेरा को, बोल रहे हैं लकी चैम्पियन था वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा ने जो भी अचीव करा है खुद के दम पे अचीव करा है और अपनी क्रेडिबिलिटी से अचीव करा है, जो कि यहाँ पे जो रोगन ने भी इसकी बात करी। और डेफिनेटली हम यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैम्पियंस ये है और अपने आप को इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। भले ही आगे वाले फाइट में इनको दोबारा से चैम्पियनशिप में फाइट करने का मौका मिले या ना मिले, ये इस्लाम मकाशफ से रीमैच हो या ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये लगता है मुझे कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैम्पियंस में थे जो कि यूएफसी को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट करा इन्होंने अपने चैम्पियन। तो अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन बताएं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, क्या ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैम्पियंस कहलाने के लायक हैं या नहीं। आपका जो भी ओपिनियन होगा आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में या आने वाली फाइट्स के बारे में तो वो भी आप शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।